नेट का जो यूनिट 7 है मुद्रा और बैंकिंग, उसमें हम आपको सबसे पहली जो वीडियो है जो सिलेबस में मुद्रा आपूर्ति, उसके अंदर हम सबसे पहले जो कवर कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो मुद्रा पूर्ति क्या होती है, मुद्रा पूर्ति के विभिन्न माप के विभिन्न दृष्टिकोण कौन से हैं और भारत में मुद्रा पूर्ति को आप किस तरीके से मापा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एप्लीकेशन के माध्यम से आपको ये वाली वीडियो जो है ये प्रोवाइड करा रहा हूं कि भारत में मुद्रा पूर्ति को किस तरीके से मापा जा सकता है। इसके अलावा अनेक प्रकार के दृष्टिकोण और भी हैं जिनकी मुद्रा पूर्ति के हैं। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी वीडियो आपको हमारी एप्लीकेशन में मिलेगी। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत में मुद्रा पूर्ति का माप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। करते हैं मुद्रा की पूर्ति का अर्थ तथा इसके माप से। तो यहां पर हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार मुद्रा की पूर्ति किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। देखिए मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। तो यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि स्टॉक अवधारणा और फ्लो अवधारणा में क्या अंतर है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिए, जब आप किसी भी चीज को मेजर करते हो एक समय बिंदु पर तो वो कहलाता है स्टॉक अवधारणा, और अगर आप किसी मेजर करते हो किसी को एक टाइम पीरियड पर तो उसको कहते हैं प्रवाह। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है क्योंकि मुद्रा की पूर्ति का माप हमेशा एक निश्चित समय बिंदु पे लगाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आज तारीख मान लीजिए है 5 दिसंबर, तो 5 दिसंबर को किसके पास कितनी मुद्रा है, यानी कि बैंकों के पास कितनी मुद्रा है, वो कहलाता है मुद्रा की पूर्ति। यानी कि मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए हमेशा एक टाइम पीरियड को ही लिया जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति की देखिए डेफिनेशन क्या दी हुई है, पहले एक बार हम समझते हैं। मुद्रा की पूर्ति की स्टॉक अवधारणा है वो हमने आपको समझा दिया। मुद्रा की पूर्ति से आशय एक निश्चित समय बिंदु पर लोगों के पास मौजूद कुल मुद्रा के स्टॉक से है। अब यहां पर देखिए एक वर्ड आया है लोगों, दूसरा है कुल मुद्रा का स्टॉक। तो यहां पे हमें यह समझना पड़ेगा कि लोगों का क्या मतलब है और कुल मुद्रा की स्टॉक का क्या मतलब है। दोनों चीजों को मतलब हम समझते हैं। तो लोगों का मतलब यहां पर है इंडिविजुअल व्यक्ति से या संस्था से, जो इंडिविजुअल फर्म होती है, जैसे मान लीजिए HDFC बैंक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो संस्था है जैसे मान लीजिए रिलायंस है, उसके पास कितना पैसा है, यानी कि जो व्यापारिक बैंक हैं उनके पास जो पैसा है वो हटा दो, केंद्रीय बैंकों को शामिल इसमें नहीं करते और सरकार को शामिल नहीं करते। इसके यानी कि व्यापारिक बैंक हटा दिया, केंद्रीय बैंक हटा दिया, सरकार हटा दिया, इसको अलावा सभी को हमने क्या माना, व्यक्ति माना है, लोग माना है। तो लोगों के पास जो मौजूद है मुद्रा का कुल स्टॉक, उसको बोलते हैं मुद्रा की पूर्ति। यानी कि मुद्रा की पूर्ति से आशय निश्चित समय बिंदु पर लोगों के पास मौजूद कुल मुद्रा के स्टॉक से है। अब कुल मुद्रा के स्टॉक में क्या क्या चीज आती है, एक तो आती है करेंसी, यानी करेंसी नोट और सिक्के, दूसरा है मांग जमा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या संस्था के पास एक निश्चित समय बिंदु पर जो कुल मुद्रा है, कुल मुद्रा का मतलब करेंसी नोट के रूप में जो पैसा मौजूद है और मांग जमा के रूप में जो पैसा मौजूद है, उसको हम बोलते हैं मुद्रा की पूर्ति। दोस्तों मैं आपको मांग जमा की डेफिनेशन दे देता हूं। मांग जमा वो है जो कि चेकेबल डिपॉजिट होती है, जमा करता है इसको चेक के माध्यम से जब चाहे तब निकाल सकता है। जहां आप चेक के माध्यम से नहीं निकालना चाहते तो ATM के माध्यम से निकाल लीजिए, UPI के माध्यम से निकाल लीजिए, यानी कि इसके अंदर निकालने की फैसिलिटीज होती है, जब चाहे तब आप उसे निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं मांग जमा। यानी कि मुद्रा की आपूर्ति का मतलब होता है करेंसी नोट और मांग जमा, जो कि एक निश्चित समय बिंदु में लोगों के पास मौजूद है। अब देखिए मांग जमा तो केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंकों के पास जमा होती है, उसको मुद्रा की आपूर्ति में शामिल करते हैं। मुद्रा की आपूर्ति में क्या शामिल नहीं करते, जो व्यापारिक बैंकों के पास रिजर्व पैसा रखा होता है उसको शामिल नहीं करते। लेकिन लोगों का पैसा जो व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमा में मौजूद है उसे शामिल करते हैं, क्योंकि वो तो लोगों का पैसा है। तो मुद्रा की पूर्ति में निम्नलिखित को शामिल नहीं करते। किस किस को शामिल नहीं करते, व्यापारिक बैंकों के पास अगर कोई रिजर्व पड़ा है, कैश रिजर्व पड़ा हुआ है करेंसी के रूप में, उसको शामिल नहीं करते। सरकार के पास कोई ट्रेजरी बिल में पैसा पड़ा हुआ है या केंद्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंकों का रिजर्व रखा हुआ है, उसको भी शामिल नहीं करते। और अगर कोई गोल्ड रिजर्व है केंद्रीय बैंक के पास, उसको भी शामिल नहीं करते। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मुद्रा की आपूर्ति के अंदर मुद्रा की आपूर्ति या पूर्ति, ये क्या है, एक स्टॉक अवधारणा है। इसके अंदर क्या किया जाता है, लोगों के पास मौजूद कुल मुद्रा के स्टॉक को, यानी कि कितनी लोगों के पास कुल मुद्रा का स्टॉक है एक निश्चित समय बिंदु पर, उसको मुद्रा की पूर्ति का माप कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। अब बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति के माप की। तो दोस्तों मुद्रा की पूर्ति के माप के लिए
वर्तमान तक यानी कि अभी तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक 3 वर्किंग ग्रुप की स्थापना हो चुकी है, जिसमें से पहला वर्किंग ग्रुप की स्थापना तो हुई थी 1961 में। 1961 में ये वर्किंग ग्रुप की स्थापना हुई। हम इसकी रिकमेंडेशन आपको नहीं पढ़ा रहे, अब इसकी कोई जरूरत भी नहीं है आपको पढ़ने की। और 1977 में जो मतलब एक तरीके से जो वर्किंग ग्रुप बैठा था, सेकंड वर्किंग ग्रुप, वो कहलाता है हमारा मुद्रा की पूर्ति का सेकंड वर्किंग ग्रुप। इसकी रिकमेंडेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, द्वितीय जो सेकंड वर्किंग ग्रुप है, द्वितीय कार्य समूह जिसे आप बोल रहे हो, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी और अपनी रिकमेंडेशन के बेस पर उन्होंने बताया 4 मुद्रा की पूर्ति के मेजर बनाए, M1, M2, M3, M4। M1 सबसे ज्यादा तरल है, उसके बाद तरलता में M2 आएगा, उसके बाद तरलता में M3 आएगा, उसके बाद तरलता में M4 आएगा। यानी कि तरलता का एक तरीके से घटता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा तरल है M1, उससे कम तरल है M2, उससे कम तरल है M3, उससे कम तरल है M4। इस तरीके से मुद्रा की पूर्ति के उन्होंने 4 मेजर बनाए और इन 4 मेजरों के बेस पर उन्होंने मुद्रा की पूर्ति को मेजर करने का काम किया। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये है अब हमारे लिए एक तरीके से इनरिलेवेंट है, आपको ये समझाए रहे, लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं। मुद्रा की पूर्ति का जो M1 और M2 है, इसको बोलते हैं संकीर्ण मुद्रा का माप, नैरो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, इन दोनों को। और इसको बोलते हैं ब्रॉड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि ये नैरो मनी है, वो ब्रॉड मनी है। तो M1 को में क्या क्या आता है, M1 में 3 चीजें आती है। सी का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जनता के पास करेंसी जिसके में नोट और सिक्के दोनों ही शामिल हैं। डीडी का मतलब मांग जमा, यानी कि लोगों का वो जमा जो बैंकों के पास जमा है, यानी कि बैंक उसको मांगने पर उसको बैंक उसे वापस करेगी ही करेगी, उसे कहते हैं मांग जमा। लेकिन इसके अंदर बैंकों के आंतरिक दावे शामिल नहीं किए जाते, यानी कि मेरा HDFC के अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो तो इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन अगर HDFC को ICICI बैंक से कोई पैसा चाहिए या ICICI बैंक को PNB बैंक से कोई पैसा चाहिए, इंटरनल बैंकिंग जो एक तरीके से दावे हैं वो इसमें शामिल नहीं होते। केवल और केवल इंडिविजुअल व्यक्ति का, यानी कि मेरा दावा HDFC बैंक पर कितना है वो तो इसमें शामिल होगा, लेकिन HDFC बैंक का दावा ICICI बैंक पर, PNB बैंक पर कितना है वो इसमें शामिल नहीं होता। यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, जनता के पास करेंसी, दूसरा मांग जमा, तीसरा केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमा। केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमा में क्या क्या चीज शामिल होती है, एक बार आप यहां देख लीजिए। सबसे पहला आता है सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की जमा, यानी कि अगर कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्था है उसने अगर केंद्रीय बैंक के पास कोई पैसा जमा किया है तो इसके अन्य जमा में आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कोई पैसा जमा है या विदेशी सरकार का कोई पैसा जमा है तो वो कहलाएगा केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमा। ये 3 चीजें जो है वो केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमा में आती हैं। और अगर आप मान लीजिए कोई MCQ क्वेश्चन बेस्ड आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके की चीजें आपसे पूछ सकता है कि अन्य जमा में कौन सी चीज नहीं आती है, तो आप सबके लिए तैयार होकर जाइएगा मेंटली और इमोशनली। इसके अलावा M2 जो है उसके अंदर क्या आता है, इसमें पोस्ट ऑफिस। देखिए होता यह है कि भारत में बचत करने का एक तरीका है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस यानी कि पोस्ट ऑफिस आप जानते ही होंगे, डाक खाता, पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस भी एक तरीके से बैंकिंग सुविधाएं देता है, लेकिन पूरी तरीके से बैंकिंग नहीं है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है वो केवल जमा स्वीकार करने का काम करता है, केवल जमा स्वीकार करने का काम करता है। पोस्ट ऑफिस में भी आप बचत खाता खुला सकते हो, यानी कि अगर पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में कोई पैसा जमा है तो वो भी निकाला जा सकता है। हालांकि उसके लिए चेक नहीं होता, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है पैसा निकालने के लिए, लेकिन पैसा निकाला जा सकता है। तो पोस्ट ऑफिस के बचत खातों में जो पैसा जमा है उसको भी M1 के साथ जोड़ दोगे तो वो कहलाएगा M2, यानी कि ये भी आपको तरलता है। लेकिन तरलता इसके अंदर कम क्यों है, M2 से कम क्यों है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जाने के आपको पैसा निकालना पड़ेगा, जबकि बैंक के थ्रू आप मनी ट्रांसफर भी बिना बैंक जाए भी कर सकते हो। ये जो है ये M1 और M2 को एक तरीके से नैरो मनी है। M3 की बात करें तो M3 के अंदर क्या आएगा, M1 तो आएगा ही आएगा, यानी कि ये 3 चीजें तो आएंगी ही आएंगी, जिसमें करेंसी आएगी, मांग जमा आएगी और अदर डिपॉजिट आएगी। साथ ही साथ इसके अंदर आती है सावधि जमा। सावधि जमा वो होती है जिसको आप चेक के माध्यम से नहीं निकाल सकते, यानी कि एक तरीके से टर्म डिपॉजिट होती है, 2 साल 3 साल 1 साल 5 साल के लिए डिपॉजिट कर दी जाती है। जमाकर्ता निकाल सकता है, पहले भी निकाल सकता है, लेकिन इस पर अगर वो पहले निकालता है
तो आमतौर पर उसको इंटरेस्ट का लॉस होता है और इसलिए आमतौर पर ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही मानी जाती है। बात करें अगर M4 की, तो M4 के अंदर M3 आता है और डाक खानों में कुल जमा राशि आती है, यानी कि जितने भी डिपॉजिट आते हैं, चाहे वो बचत खाते का हो, चाहे वो सावधि खाते का हो, वो सब का सब आता है। लेकिन इसके अंदर NSC को शामिल नहीं करते बच्चों। NSC के बारे दोस्तों NSC के बारे में मैं आपको बता देता हूं। NSC एक तरीके से निश्चित समय के लिए, निश्चित समय यानी कि आमतौर पर ये 5 वर्ष का अभी फिलहाल चल रहा है, 5 वर्ष के लिए होती है, जिसमें सरकार के पास एक तरीके से सरकार द्वारा जनता से ऋण लेने का तरीका है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए की NSC की, तो एक तरीके का सरकार ने हमें लोन दे दिया है या सरकार को हमने लोन दे दिया है। 5 वर्ष की पूरी होने के पश्चात आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा। अगर आप NSC कराते हो तो इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक की जो छूट मिलती है वो NSC के माध्यम से मिलेगी। आपको यह भी याद रखना है कि 5 वर्ष के पश्चात जो भी अमाउंट आपको मिलेगा, हर वर्ष आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, यानी कि जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिल रहा है वो टैक्सेबल इनकम में शामिल होता है। तो ये तो थोड़ी सी बात मैंने आपको बता दी। फिलहाल हम आपको बात करते हैं कि जो तीसरा वर्किंग ग्रुप बना, यानी कि जो ये तो 2 वर्किंग ग्रुप हो गए, तीसरा वर्किंग ग्रुप बना, उसकी रिकमेंडेशन क्या थी। और अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिकमेंडेशन, जो नई मौद्रिक नीति की रिकमेंडेशन है, वो एग्जाम में लिखनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है BPSC में वो 10 मार्क्स का आया था और 10 मार्क्स का मतलब है 1 पेज में लिखना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन मान लीजिए 300 नंबर का पेपर आया तो 30 पेज लिख पाओगे 3 घंटे में, और कितना पेज लिख पाओगे। तो आप ये समझ लीजिए कि 10 मार्क्स का मतलब 1 पेज, और 1 पेज में आपको क्या लिखना है, ये नई रिकमेंडेशन है वो लिखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो न्यू रिकमेंडेशन क्या है, एक बार आप यहां से देखिए, मैं आपको यहां से पढ़ के बता देता हूं कि RBI द्वारा मुद्रा को मापने के लिए 1998 में YV रेड्डी की कमेटी बैठी। RBI ने उनको कहा कि भाई आप नई मुद्रा को मेजरमेंट कैसे करोगे, उसको आप रिपोर्ट तैयार करो। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और रिकमेंडेशन के आधार पर उन्होंने 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स और 3 लिक्विडिटी एग्रीगेट्स को बताया। मॉनेटरी एग्रीगेट को बनाते समय 2 डिफरेंसेस जो थे, जो 1977 के मनी सप्लाई में और नई जो मनी सप्लाई हुई है उसमें 2 बेसिक डिफरेंस देखने को मिलते हैं। पहला तो ये कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं उसको मनी सप्लाई का पार्ट माना था 1977, जो सेकंड वर्किंग ग्रुप है। लेकिन इस वाले वर्किंग ग्रुप ने जो भी पैसा आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हो उसको किसी भी तरीके से मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना, यानी कि पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना गया है। एक बात तो आपको यह याद रखनी चाहिए। दूसरी बात यह याद रखनी चाहिए कि जो पुरानी कमेटी थी उसने मॉनेटरी एग्रीगेट्स और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स को एक साथ रखा, यानी कि जो सबसे ज्यादा लिक्विड है वो M1 हुआ, उससे कम लिक्विड को M2 कहा, उससे कम लिक्विड को M3 कहा। लेकिन जो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स है उसमें लिक्विडिटी एग्रीगेट्स और मॉनेटरी एग्रीगेट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स है और 3 लिक्विडिटी एग्रीगेट्स है, और इन सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से एग्रीगेट्स हमने बनाए। तो सबसे पहले NM0 की बात करते हैं। NM0 रिजर्व मनी है। रिजर्व मनी का मतलब ये हुआ कि हार्ड कोर मनी है, जो कि लोगों के पास हार्ड करेंसी के रूप में है, या बैंकों के पास हार्ड करेंसी के रूप में है, या रिजर्व बैंक के पास हार्ड करेंसी के रूप में, मतलब करेंसी के रूप में मौजूद है। यानी कि किसी भी तरीके का डिमांड डिपॉजिट नहीं है, किसी भी तरीके का मनी क्रिएशन नहीं है। ये वो पैसा है जो RBI के द्वारा या किसी और संस्था के द्वारा हार्ड कोर कैश में रूप में जारी किया गया है। यानी कि इसके अंदर में क्या आएगा, चलन में मुद्रा, यानी कि जो पैसा चलन में है। दूसरा, बैंकों के पास जो रिजर्व में पैसा है वो वाला, और तीसरा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। तीनों के बारे में मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, एक बार आप चाहें तो आप दोबारा से ले लीजिए। बैंकों के पास, रिजर्व बैंक के पास जमा का मतलब है कि जो व्यापारिक बैंक है जब वो उधार देती हैं किसी और बैंक, किसी और को, तो कुछ पैसा वो रिजर्व रख लेती हैं अपने पास एक्स्ट्रा रिजर्व के रूप में, वो ये वाला पैसा है। केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमाओं में ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल करा दिया, आप चाहो तो एक बार पुरानी दोबारा से देख लेना। और चलन में मुद्रा का मतलब जो पैसा सर्कुलेशन में है। तीनों को मिलाकर कहा गया NM0, और एक तरीके से मॉनेटरी बेस है। NM1 जो है, NM1 न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स 1, ये बिल्कुल वही है जो पुराने वाला M1 था हमारा, ये सेम है। इसके अंदर वही चीज आएंगी, 3 चीजें, C प्लस DD प्लस OD, वही 3 चीजें आएंगी। यानी कि जनता के पास करेंसी C हो गया, बैंकों के पास मांग जमा, और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, यानी कि C प्लस DD प्लस OD।
जो चेंजेस शुरू होता है वो M2 से शुरू होता है, यानी कि अब M2 को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब नया जो एग्रीगेट आया है NM2, उसमें अलग चीज को शामिल किया गया है। इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? इसके अंदर NM1 आ गया। NM1 का मतलब ये तीन जो है C प्लस DD प्लस OD, ये तो तीनों के तीनों आ ही गए। जनता के पास करेंसी, बैंकों में मांग जमा और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, ये तो हमारे पास आ ही गए। ठीक है जी। इसके अलावा क्या क्या चीज आएंगी? बैंकों के पास बचत खाते में जमा राशियों में काल दायित्व का भाग, यानी कि जो टाइम डिपॉजिट का भाग है वो भी इसके अंदर आ गया। अच्छा, ये NM2 का था, मतलब मांग जमा में, हाँ ठीक है ना, ठीक तो है। काल जमा का काल दायित्व यानी कि जो टाइम डिपॉजिट का हिस्सा है मांग जमा में, देखिए मैं दोबारा बता दूं, बैंकों के पास बचत खाते की जमा राशियों में, यानी कि बचत खाते में कुछ पैसा होता है जो लंबे समय तक टिका रहता है, वो वाला इसमें आ गया, यानी कि बचत खाते की जमा हो गई एक तरीके से। बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण पत्र, यानी कि जो बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं वो इसके अंदर आ गया। सावधि जमा राशि जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो, यानी कि 1 वर्ष से कम की अवधि के जितने भी इक्विपमेंट है 1 वर्ष की अवधि से कम, 1 वर्ष की अवधि से कौन कौन से कम है, यानी कि अगर कोई टाइम डिपॉजिट 1 वर्ष से कम की अवधि का हो, या कोई जमा प्रमाण पत्र किया गया हो, या बचत खाते में कोई टाइम लायबिलिटी हो, ये तीनों को जोड़ दिया गया है। और इसके अंदर जो नहीं आता वो आता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट में जो पैसा जमा है वो इसके अंदर नहीं आता, यानी कि इसके अंदर विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं अनिवासी हैं जो भारतीय नहीं है, उनको भारत सरकार एक फैसिलिटी देती है कि वो विदेशी जो लोग हैं वो भारत में एक तरीके से टर्म डिपॉजिट करा सकते हैं और विदेशी करेंसी में करा सकते हैं, यानी कि उनके पास डॉलर है, उनके पास पौंड है, उनके पास यूरो है, तो इंडिया उनको ये फैसिलिटी देती है कि आप यूरो में या डॉलर में या पौंड में अपना पैसा हमारे देश में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। और मान लीजिए अमेरिका में मिल रहा है 6% इंटरेस्ट, तो हम दे देंगे 6.5 या 7% इंटरेस्ट, यानी कि ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा, उसको शामिल इसमें नहीं करते। तो ये एक तरीके का इसमें हो गया कि जो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए है पैसा बैंकों के पास, वो इसके अंदर आ गया। NM2 में क्या आ गया? देखिए इसके अंदर आ गया सबसे पहले ये सारा का सारा NM2 आ गया, यानी कि जो 1 वर्ष की अवधि तक का सारा पैसा है वो इसके अंदर आ गया, प्लस 1 वर्ष से ज्यादा की अवधि का जो पैसा है बैंकों के पास वो इसके अंदर आ गया, यानी कि 1 वर्ष की अवधि तक जो आएगा वो आएगा NM2 में, 1 वर्ष से ज्यादा की अवधि का पैसा होगा वो आएगा NM3 में। बैंकों के साथ साथ इस बार इन्होंने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के पास जो पैसा है, गैर बैंकिंग जमाकर्ता वित्तीय संस्थान, यानी कि वो वित्तीय संस्थान होते हैं जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो लोन देने का काम करते हैं, एक मिनट सॉरी जमा करने का काम करते हैं। हाँ, मतलब ये वो वित्तीय संस्थान होते हैं, यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, एक बार आप देखेंगे तो बैंकिंग सुविधाएं देती हैं परंतु जमा स्वीकार नहीं करती, यानी कि ऐसी संस्थाएं जो जमा स्वीकार नहीं करती लेकिन बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं, उनको बोलते हैं गैर बैंक जमाकर्ता वित्तीय संस्था। उनके द्वारा अगर कोई कॉल मनी है, कॉल मनी क्या का मतलब होता है? ऐसा पैसा जिसको मांगने जाने पर वापस करना कंपलसरी है, दिया जाना कंपलसरी है, उसको इसके अंदर शामिल किया गया है, यानी कि उसको इसके अंदर शामिल करने की बात जो है वो आप समझते। तो एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या आएगा? NM2, यानी कि 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जो बैंकों के पास पैसा जमा है, प्लस 1 वर्ष से ज्यादा अवधि का जो पैसा जमा है वो वाला इसके अंदर आ गया, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट को छोड़कर, और गैर बैंकिंग जमाकर्ता वित्तीय संस्थाओं के पास कोई कॉल बोरिंग है उसको भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया, यानी कि मांगे जाने पर पैसा वापस कर उसको इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको न्यू एग्रीगेट मॉनेटरी एग्रीगेट को डिस्कस करना है, यही आपका मेन काम होगा। इसके अलावा जो लिक्विडिटी मेजर्स है एक बार आप उसको भी जरूर आप समझ लीजिए, 3 लिक्विडिटी मेजर्स है वो भी आपको एग्जाम में बताने हैं। इसके अंदर का आया है L1, L2, L3। L1 में आया है M3, यानी कि जो ऊपर वाला M3 है वो आ गया लिक्विडिटी मेजर्स में। अब बैंकों का जो पोस्ट ऑफिस का पैसा है वो भी इसके अंदर अब आ गया। तो डाक खाना बचत बैंकों की कुल जमा राशि,
यानी कि डाक खानों में जो पैसा जमा है उसको इसमें शामिल कर दिया गया है L2 L1 में। L2 में L1 तो शामिल है ही है, साथ में सावधि ऋण जमा, सावधि जमा और जमा प्रमाण पत्र भी शामिल होते हैं। किसके द्वारा? वित्तीय संस्थाओं के द्वारा, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जैसे SEDB है, HDFC बैंक, HDFC है, IDBI है, ये बैंक नहीं है HDFC लिमिटेड, और नाबार्ड है, ये कोई जमा स्वीकार कर रहे हैं या लोन दे रहे हैं उसको भी इसमें शामिल करते हैं। और L3 के अंदर आ गया L2, यानी कि ये वाला, और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा जनता से प्राप्त की गई राशियां, यानी कि जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, NBFC जिसे आप बोलते हो, उसने अगर जनता से कोई जमा राशि प्राप्त की है तो उसको लिक्विडिटी मेजर्स में वो भी आ जाते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंदर आपको बताना है कि सूची को मेल करना है, तो मैं आपको यहां पे मेल कर देता हूं। देखिए M1 के अंदर क्या आता है? लोगों के पास मुद्रा, बैंकिंग प्रणालियों में मांग जमा, और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, यानी कि C प्लस DD प्लस OD। तो ये आपका मैच कर गया इससे। इसके अलावा M2 में क्या आता था? M2 में आता था डाकघर के बचत बैंक के पास जमा, ये वाला हो गया। M3 में क्या आता था? M3 में आता था टाइम डिपॉजिट, यानी कि M1 के साथ साथ जो सावधि जमा है वो भी आ जाएगी, और M4 में आ जाएगा ये वाला NSC को छोड़कर। तो M1 के अंदर 3 आएगा, यानी कि A का ऑप्शन मिलेगा 3 से, और B का ऑप्शन मिलेगा 1 से। तो इस हिसाब से देखोगे तो आपका A आंसर सही है। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन UGC नेट में आपसे पूछे जा सकते हैं।